हैंड रेस कीजिए। कल क्या पढ़ाई हुआ था, किसे पता है बताइए। जोशना जी। बताइए जोशना जी। सार्कोटिब्यूलर सिस्टम पढ़ाए थे मैम आप। हम्म सार्कोटिब्यूलर सिस्टम ये एक तरह का नेटवर्क होता है जो मसल्स फाइबर में पाया जाता है। स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल में पाया जाता है। ये ओके। ये नर्व्स इम्पल्सेस बोल रही हूँ। ये जो एक्शन पोटेंशियल को है उसको अंदर तक डीप तक इसका मैसेज भेजते हैं और कैल्शियम आयंस का रेगुलेटिंग करते हैं। और इसके 3 भाग बताए थे, मुख्य भाग। एक टी ट्यूब्यूल्स है। टी ट्यूब्यूल्स टी ट्यूब्यूल्स में सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है और वही सार्कोलेमा के थ्रू ही वर्क होता है उसमें। और इसमें वही जो एक्शन पोटेंशियल मैसेज है उसको पूरा अंदर तक डीप तक मसल्स में भेजा जाता है इसके द्वारा। और दूसरा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कैल्शियम आयंस का रेगुलेटिंग करता है। इसका इसका स्टोरेज भी करता है और जब मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जब इसकी आवश्यकता होती है तो उसको रिलीज भी करता है। फिर तीसरा है टर्मिनल सिस्टर्नी। ये टर्मिनल सिस्टर्नी में ये टी ट्यूब्यूल्स के पास होता है। इसमें भी कैल्शियम आयंस का ये होता है, रिजर्वेशन होता, मतलब इसका स्टोरेज होता है और जरूरत पड़ने पर इसको रिलीज किया जाता है। और एक ये है, एक ट्राइड करके हम लोग पढ़े थे, उसमें टी ट्यूब्यूल्स 1 टी ट्यूब्यूल्स और 2 टर्मिनल सिस्टर्नी मिला के बनते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइड। हिंदी में त्रियक प्रणाली बोलते हैं इसको। और एक था, और इसके वर्क पर इसके काम पढ़े थे मैम, इसका क्या क्या काम हो सकता है और इसका फंक्शन। इम्पल्स आवेग का संचार जो है इसको ये करता है। तीनों का जो टी ट्यूब्यूल्स है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टर्मिनल सिस्टर्नी, तीनों का एक साथ अगर सारा फंक्शन देखेंगे तो इम्पल्स कंडक्शन या आवेग का संचार और कैल्शियम स्टोरेज एंड रेगुलेशन उसका होता है। फिर एक्सटेंशन, कंडक्शन और कॉपलिंग, और उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में ये हेल्प करता है। मैम इतना ही। ओके। कैसे कैसे बोले मैम पता नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा बोले। ऐसे ही रिवीजन करना है सभी को। आपने 4 मिनट में बोल दिया सारा कुछ। बहुत अच्छा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सभी लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन समझ लीजिए कि आपका क्लास में रिवीजन ही हो रहा है, क्योंकि जो लोग पढ़े होंगे उसके लिए, क्योंकि योग के जो भी बच्चे होंगे वो तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर जरूर गुजरे होंगे, है ना। आप सभी लोग पढ़ के आए हुए हैं। ओके, जोशना जी, विद्या जी, प्रतिमा साहू जी। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले एक स्लाइड ले लेते हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आप कोई भी बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों जरूरी है, और क्या पढ़ते हैं हम इसमें। एनीवन? बताइए। प्रतिमा साहू बताइए। मैं बोलूं? मेरी मैम, आवाज? योग में डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ना उतना ही जरूरी है कि सारी चीजों का, जो बीमारियों का जो जड़ होता है ना, वो हमारे पाचन से ही संबंधित रहता है।
तो योग में हम लोग जितने भी अभ्यास करते हैं तो वो सभी पाचन, ज्यादातर सब पाचन को सुधारने का ही अभ्यास होता है। और पाचन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे पूरे शरीर को फंक्शन उसका अच्छा करता है। हमारे शरीर और मन दोनों पे इसका मतलब सीधा प्रभाव पड़ता है। डाइजेशन सही नहीं होगा तो बहुत तरह की बीमारी, तो हमारे दैनिक कार्यक्रम को, दैनिक चर्या को हम लोग का बाधित करेगा। ओके, बहुत अच्छा। कुमारी रंजू जी, आप बताइए। हाँ मैम, आप ये सही बोल रही हैं कि जो पाचन है, हम जैसे कोई भी, जैसे भोजन क्या, हम जीव का अस्तित्व ही भोजन से है। अब भोजन जैसे कि हमारा, जैसे हम भोजन ग्रहण करते, कैसे करते, इसकी सारी क्रियाएं कैसे होती हैं, किस प्रकार हमें भोजन करना है और भोजन का पाचन कैसे होता है, अगर इसको योग में हम जानेंगे तो उस प्रकार ही अपने योगाभ्यास को रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भोजन होता है उससे रक्त बनता है, और रस से ही रक्त बनता है, रक्त से ही मांस बनता है, और मांस से मेद बनेगा, अस्थि बनेगा, और अस्थि में मज्जा, और मज्जा से शुक्र। तो ये पूरा तरह भोजन पे ही निर्भर है। और ये भोजन का हम जब ग्रहण करते हैं उसके बाद से अपने आप जब सारी क्रियाएं बस हम खाने तक मुंह में डालेंगे, और वहां पे जो हमारा सोचिए कि केमिकल और फिजिकल दोनों क्रियाएं होती हैं। जब दांत से उसको हम कई भागों में बांटते हैं, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। वहाँ लाइपेज, माइलेज, हमारा जो निकलता है लाइसोसोम, ये 3 तरह का वहाँ एंजाइम निकलता है, ग्रंथियों से छोड़ी जाती है। उसके बाद से खाना नीचे जब हमारा आता है खाने वाली नली में, उसके बाद से खाना हमारा धीरे धीरे अपने आप ही सारी क्रिया चलेंगी ओसोफोगस में, फिर हमारा स्टमक में, उस स्टमक के बाद से जब उसमें एचसीएल आएगा, फिर हमारे छोटी आंत में भी 3 भाग है, फिर वहां उसका पाचन होगा, इलियम में फिर उसका शोषण होगा, फिर इस तरह से जो रस बनेगा उसी से फिर रक्त बनेगा। तो इस तरह से हमारा भोजन डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके मुझको लगता है कि श्वसन में सभी सिस्टम है, क्योंकि ये जीव का ही मतलब भोजन से ही, अन्न से ही मतलब जीव का निर्माण हुआ है। सभी जानते, अन्न ही औषधि है। हमारे ग्रंथ में भी कई अपने उपनिषद में भी कहा गया है। तो अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीव है, अन्न ही तप है, सभी जान ही रहे होंगे। तो मैं बस यही बता रही थी। धन्यवाद ओके, मैम। बहुत अच्छा रंजू जी। ओके, इस दृष्टि से ध्यान रखना है क्यों हमारे योग में जरूरी है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है? ब्रेक ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स है, जटिल चीजें हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यानी कि लार्ज अगर हमारा, जैसे कि हम लोग मुंह में भोजन लिए, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा को ले रहे हैं, वो एक लार्ज पार्टिकल्स है। और हमारे सेल तक पहुंचने के लिए, बॉडी में पता है आपको कि पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है, स्ट्रक्चरल यूनिट है आपके बॉडी का, और वो कितना छोटा छोटा है, आपके पूरा बॉडी जो है उसी से बना हुआ है। तो आप सोचिए कि सेल तक पहुंचने के लिए ये जो आपके पोषक तत्व है, जो भोजन है, आपके शरीर में वृद्धि के लिए जो कि जरूरी होता है, तो आपके सेल तक ये कैसे पहुंचेगा? जब ये स्मॉल अमाउंट में होगा, स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, अणु से भी छोटा होगा, तो ये हमारे सेल तक पहुंच सकता है। तो जो भी लार्ज या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में फूड को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग यही देखते हैं। ओके, कि लार्ज जो है हमारा जो पार्टिकल्स है, उसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़कर किस प्रकार जो है शुरू से लेके माउथ से लेके हम लोग एनस तक जाते हैं। जो भी बाद में जो ऐसे पदार्थ जो बच जाते हैं, उसको हम लोग एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किस चीजों का? तो फूड का ब्रेकडाउन होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, फूड का ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, ये क्लियर है सभी को?
और ये मुख्य कार्य ब्रेक डाउन का कार्य कौन कराता है हमारे बॉडी में? तो ये ब्रेक डाउन का कार्य हमारे बॉडी में ये जूस करवाता है, जूस एंड एंजाइम्स। आपको पता होगा एंजाइम्स जो है ये हमारे कहाँ से निकलते हैं? आप लोग एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में पढ़े हैं। एक्सोक्राइन जो हमारा सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम बहिस्रावी ग्रंथि, वहां से आपके एंजाइम्स का स्राव होता है। और आपके जूस बॉडी में जो जितने जूस है, जूस के साथ आपके एंजाइम्स मिले होते हैं और यही दोनों मिलके क्या करता है, आपके पूरे फूड को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है, जिससे हमारा जो फूड पार्टिकल्स है वो सिंपल फॉर्मेट में जो है टूटता है। ओके, तो जूस और एंजाइम्स के थ्रू ही टूटता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्लियर होगा यहाँ पे सभी को? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक हम लोग ये चीजें देखते हैं, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे अंत होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस पे जाके ये खत्म होता है। ओके, हमारे ये एनस पे जाके खत्म होता है, माउथ से शुरू होगा, मुंह से ही शुरू हो जाता है और एनस पे जाके ये खत्म होता है। ओके, तो ये जो है, ये पूरा जो कार्य है माउथ से लेके हमारे जो एनस तक का जो ये कार्य है, जो ट्रैक है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरी सिलसिला ऊपर से नीचे तक का जो है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आपको उसका नाम ध्यान रखना है, उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ओके, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, फूड पाइप भी बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या है, ये पूरा माउथ से लेके जो आपका एनस तक का जो पूरा पार्ट आता है उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग तो ये देखें कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब हमें क्या देखना है कि पाचन के चरण के बारे में हम लोग देखेंगे। पाचन के कितने चरण होते हैं, इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको ये जो है जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग जो है नोट भी कीजिएगा, इजी है लेकिन आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि इस इजी को देख के कोई इसे याद नहीं रखते हैं और बाद में क्वेश्चन छूट जाता है, तो इस वजह से हर चीज को जो है नोट डाउन करना जरूरी है। ओके, तो पाचन का हम लोग चरण देखेंगे। पाचन का चरण, पाचन कितने चरण में होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। बताइए कितने चरण में होते हैं, आप सभी को पता होगा? 5 चरण होते हैं। 5 चरण में। ओके, तो 5 चरणों में जो है हमारे पाचन की क्रिया होती है। ओके, पाचन की क्रिया हमारे 5 चरणों में होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को अपने शरीर के अंदर लेते हैं माउथ के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन करना। ओके, इंजेशन यानी कि फूड को अंदर लेना इंजेशन। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड जो है डाइजेशन। सेकेंड हमारा क्या होता है, डाइजेशन यानी कि पाचन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उन्हें हम लोग सिंपल फॉर्मेट में तोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पे हम लोग माउथ के थ्रू क्या कर रहे हैं, तो माउथ के थ्रू जो है हम लोग अपने खाना को अपने मुख में, अपने बॉडी में डाल रहे हैं। तो इंजेशन यानी फूड का अंदर लेना, डाइजेशन यानी कि यहाँ पे आपका पाचन जो है, यहाँ पे तोड़ने का कार्य जो है शुरू हो जाता है डाइजेशन में। एंड थर्ड जो है आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, अवशोषण का कार्य होता है। यानी कि जो भी चीजें अब टूटी हैं वो जो है हमारे शरीर में, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां जाके क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है। और फोर्थ नंबर में आपको क्या ध्यान रखना है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके पाचन के चरणों से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जो भी अवशोषण होते हैं, तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है उससे हमारा जो है बॉडी का विकास होता है। उस ऊर्जा को हम लोग किस प्रकार स्टोर करके यूज कर सकते हैं। और एसिमिलेशन में क्या बोलते हैं उन्हें, स्वांगीकरण करना, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण करना। ओके, उसके साथ हम लोग देखेंगे 5वें नंबर में आपको ध्यान रखना है इंजेशन। इंजेशन यानी कि शरीर से बाहर निष्कासित कर देना। जो भी अपचित पदार्थ है जो कि शरीर में उसे नहीं पचाया जा सका है, तो हमारे एनस के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है, उसे हम लोग इंजेशन बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ओके, तो इंजेशन आपका फूड का अंदर लेना, डाइजेशन में आपका पाचन शुरू हो जाता है। पाचन जो है हमारे यहाँ पे होता है, तोड़ने का कार्य करते हैं फूड का। हमारा पाचन का कार्य जो है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, इंजेशन जैसे करते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है।
उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो भी टूटेगा उसके बाद जो है उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण किया जाएगा, और इजेशन यानी कि उसका जो भी अपच चीजें हैं उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये 5 चरण आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 चरण होते हैं जो कि आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है ये सभी को? बताइएगा। हैंड रेज किनका है? ज्योत्सना जी का। हाँ बोलिए। मैम जो इजेशन या जो बोले आखिरी में उत्सर्जन का, उसका एलिमिनेशन भी होता है क्या? हाँ, एलिमिनेशन करना, निकालना, वो उसका हाँ बोल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले दूसरे वही मतलब पढ़ा हुआ था, इसीलिए बोल रही हूँ। एलिमिनेशन भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी बस में वो तो मीनिंग उत्सर्जन पता। ही होगा ना मैम, हिंदी हाँ में तो उत्सर्जन ही ना। हाँ, उत्सर्जन ही होगा। एक बार मैं स्लाइड भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए, इसे एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन का ग्रहण यानी कि इंजेशन ऑफ फूड, भोजन को मुख में लेना, ये सबसे पहला क्या है हमारा चरण है। भोजन को कहाँ ले रहे हैं? मुख में लेना, टेकिंग फूड इनटू द माउथ। एंड सेकेंड में क्या है? पाचन, यानी भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ताकि वो शरीर द्वारा उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाइजेशन में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे भोजन को क्या करेंगे? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेंगे ताकि शरीर जो है उसका यूज कर पाए सही तरीके से। ओके, तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा। तीसरा क्या है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पोषक तत्वों का रक्त और जो आपके लसिका, जो लिम्फेटिक जो है, लिम्फ जो है उसमें अवशोषण होने का ये कार्य करता है। ओके, तो पोषक तत्वों का रक्त और लसिका में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। उसके साथ ही अभिग्रहण, जिसे हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं, स्वांगीकरण भी इसे बोलते हैं। और शोषित जो पोषक तत्व है उसका शरीर की कोशिकाओं द्वारा यूज, ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, बॉडी के ग्रोथ के रूप में जो हम लोग करते हैं उसे हम लोग अभिग्रहण यानी कि एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट आपका उत्सर्जन है जिसे एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ओके, इजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? जो भी पदार्थ जो कि अपच है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो कि शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को, ओके, इसे क्या कर सकते हैं? तो रिमूवल कर देते हैं हम बॉडी से। ओके, जो भी अनडाइजेस्टिव जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो ये 5 चरण सभी को क्लियर है या नहीं, ये बताइए। योशना जी, आभा जी, सुधा जी, प्रतिमा जी, नंदिता जी, मीनाक्षी जी, शांभवी जी, वर्षा जी, कुमारी रंजू जी, विपिन साहू जी, ओके, विद्या जी, हेमलता जी, आनंद जी, ओके, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पिक्चर आप लोग को बनाने आना चाहिए एग्जाम में। अगर क्लियर रहता है तो फिर दिक्कत नहीं आती है आपको। और उसके साथ ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग कैसे ऊपर से नीचे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वो सारे चीजों को भी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो हमारा पार्ट है, जब हम लोग कैविटी पढ़ रहे थे, तो आपको ये बताना है कौन सी कैविटी के अंतर्गत हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। एब्डोमिनल कोई कैविटी। केवल एब्डोमिनल? नहीं, थोरेसिक भी आएगा और पेल्विक भी तो आ जाएगा। ओके, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? ये समझ में आया? शायद नहीं आया होगा, मैं एक बार दिखा ही देती हूँ वो, तो आपका ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और ज्योत्सना जी बिल्कुल सही बोली हैं। इसमें भी अगर हम लोग पार्ट में बांटेंगे तो जो माउथ वाला एरिया होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? ज्योत्सना जी बताइए। ओरल कैविटी। ओके, ओरल कैविटी। उसके जस्ट नीचे वाला एरिया? थोरेसिक कैविटी। ओके, थोरेसिक के बाद? एब्डोमिनल, फिर पेल्विक। ओके, बहुत ज्यादा लंबा पीछे है ये तो। हाँ देखिए, ये एब्डोमिनल एनाटॉमी है ना, ये तो एब्डोमेन वाला एरिया है, ये तो आपका है ही डाइजेशन वाला एरिया। मेन आपका डाइजेशन यहीं पे होता है ना, और रास्ता तो आपका यहाँ से है, मुंह माउथ से होते हुए आता है, ठीक है। ये आपका एब्डोमिनल एनाटॉमी है, अब एब्डोमिनल ये कैविटी हुआ।
जो मेन पिक्चर है उसमें मैं दिखाती हूँ। देखिए ये आपका थोरेसिक कैविटी है। ओके, चेस्ट रीजन वाला जो एरिया ये आपके थोरेसिक कैविटी है। ओके, उसके बाद है क्या है, एब्डोमिनल कैविटी और साथ में आपके पेल्विक कैविटी। तो ये आपके तीनों कैविटी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। जब आपके गले से शुरू होते हैं तो पहले माउथ वाला जो एरिया है उसे हम लोग बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं, है ना, बक्कल कैविटी। वो वाला कैविटी यहाँ नहीं दिखाया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है माउथ वाला एरिया आपका बक्कल कैविटी है। उसके बाद जैसे ही हमारा एलिमेंट्री कैनाल ऐसे आगे बढ़ता है तो वो थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विस कैविटी, ये तीनों को वो छूता हुआ जाएगा, यानी कि तीनों के एरिया में वो आएगा। ओके, क्लियर है सभी को? कभी ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस वजह से मैं ये एक बार दिखा दिया आप लोगों को। मैम खुदा ना ओरल खास्ता और अगर, बकल कैविटी एक ही है ना? हाँ, ऑरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ कैविटी सब एक ही नाम है। ठीक है, एक ही नाम है ये। बहुत अच्छा। तो ऐसे ही जहाँ डाउट तो पूछना भी चाहिए, बिल्कुल ज्योत्सना जी सही कर रही हैं आप। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका क्रम है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। ओके, ये आपका पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा एरिया, ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा। केवल इसको नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका इसोफेगस है। ये माउथ से जो पूरी शुरू होती है यहाँ तक की जो एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा, ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ओके, अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपके क्या आएंगे, पाचन तंत्र के अगर मुख्य अंग अगर हम लोग देखेंगे, मेन अगर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो आपके सबसे पहले माउथ आते हैं। उसके बाद फेरिंग्स, ठीक है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, उसके साथ आपके स्टमक, एंड नेक्स्ट आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ओके, ये आपके क्या है, ये मुख्य अंग है, ये पाचन तंत्र के मुख्य अंग अगर पूछा जाएगा तो आपको ये सातों ध्यान रखना है। कुछ कुछ इसके सहायक अंग भी होते हैं जिसे एसेसरी ऑर्गन्स भी हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आती है एसेसरी ऑर्गन्स में, तो आपके लीवर आ जाते हैं, आपके पैनक्रियाज है, सैलिवरी ग्लैंड है और साथ में गॉल ब्लैडर है। ये क्या करता है, इसी से आपके जूस और एंजाइम्स का स्राव होता है। ओके, आपके मुख में भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें याद नहीं है तो इसे ट्रिक के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं। मैं वो ट्रिक लिख देती हूँ ताकि आपको ये पूरा क्रम याद रहे। ओके, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कर सकते हैं। माई पिंक, माई पिंक एलिफेंट, माई पिंक एलिफेंट सॉ स्मॉल lions running around, running around। ये आपके ऊपर है, ऐसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जिन्हें याद नहीं होता उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है। जिन्हें याद करने में दिक्कत है, पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर याद नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए है। सबसे पहला माउथ हो गया, दूसरा आपका पिंक से फेरिंग्स हो जाएगा, इसोफेगस का एलिफेंट का यहाँ पे इसोफेगस, सौ आपको ध्यान रखना है, सौ से आपका स्टमक हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके फिर स्मॉल से क्या हो जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लायन से आपके लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएंगे। ओके, रनिंग से आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे रेक्टम हो जाएगा। एक और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, रेक्टम। ओके, रेक्टम, आर से रेक्टम, और लास्ट में एनल, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एनस। ओके, अराउंड से यहाँ पे एनस ध्यान रखना है। तो माई पिंक एलिफेंट सॉ स्मॉल लायन रनिंग अराउंड। ओके, तो ये जो है आपको कैसे ध्यान रखना है, सबसे पहले माउथ होंगे, फिर फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ओके, याद हुआ आप लोगों को? यस मैम। ओके, ट्रिक के थ्रू कि ऐसे? ऐसे ही पहले से ही याद है। ओके, तो जिन्हें भी जैसा लगे वैसे आप लोग याद कर लीजिए। ओके,
अब जो आपके एसेसरी ऑर्गन्स है उसे भी आपको ध्यान रखना है। एसेसरी ऑर्गन्स में आपके लीवर आ जाते हैं, पेनक्रियाज आ जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड आ जाएंगे और साथ में आपके गॉल ब्लैडर आएंगे। ओके, तो इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, लीवर, पेनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड और गॉल ब्लैडर। अब इसे हम लोग पिक्चर में देखेंगे और उसे समझेंगे। ओके, देखिए आपके माउथ, सबसे पहले आपके माउथ आएंगे। माउथ में ही आपके सैलिवरी ग्लैंड जो है यहाँ पे रिलीज होते हैं इससे एंजाइम्स, जहाँ से आपकी पाचन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। उसके बाद ये आपका क्या है, तो ये आपका इसोफेगस वाला एरिया है, ये आपका इसोफेगस कहलाता है। ओके, इस एरिया में आपके फेरिंग्स पाए जाते हैं। आप फेरिंग्स पिक्चर में नहीं दिख रहा है, दूसरी जगह दूसरे पिक्चर में देख लेंगे। ये वाला आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका लीवर है। ये वाला आपका स्टमक कहलाता है, अमाशय इसको हम लोग बोलते हैं, लीवर। ओके, उसके साथ ही आपके गॉल ब्लैडर, आपके लीवर में ही यहाँ पे गॉल ब्लैडर लीवर में पाए जाते हैं। ये जो नीचे में ऐसे पत्तों की आकार की जो बनी होती है वो आपका क्या कहलाता है, तो आपके पेनक्रियाज कहलाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आप चारों बगल जो साइड में घेरा देख रहे हैं ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया है। बीच में जो आपको दिख रहा है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया है। ओके, उसके साथ ही जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला एरिया है इसे हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग देख चुके हैं, बीच वाला एरिया। रेक्टम, रेक्टम जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला एरिया आपका रेक्टम का है। और सबसे नीचे वाला एनस जिसको गुदा मार्ग बोलते हैं ये आपके गुदा मार्ग है। ओके, इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी यानी माउथ, माउथ के अंतर्गत हमारा क्या क्या पाया जाता है, तो आपके जीभ आ जाते हैं, आपके दांत आ जाते हैं ऑरल कैविटी के अंतर्गत। ठीक है, मुख गुहा हम लोग इसे बोलते हैं ऑरल कैविटी, या बकल कैविटी बोलिए या फिर माउथ कैविटी बोलिए। मुख के अंतर्गत, माउथ के अंतर्गत जो है आपके दांत आ जाएंगे और साथ में आपके टंग यानी कि जीभ आ जाएंगे। ओके, उसके साथ ही हम लोग देखेंगे ये आपका इसोफेगस वाला एरिया, यहाँ पे आपका फेरिंग्स वाला एरिया है जिसमें आपके वायु भी पास होता है, साथ में आपके फूड भी पास होते हैं। ओके, नीचे की ओर जाते हैं। तो आपके ये ध्यान रखना है आपको, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हम लोग इसोफेगस को देखे थे। इसोफेगस के बाद हम लोग स्टमक को देखे। स्टमक के बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को देखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट जो है बताए गए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जिसे हम लोग डीजे आई के नाम से जानते हैं, डीजे आई। ठीक है, यानी डीजे वाला आया, ऐसे भी याद रख सकते हैं, डीजे वाला आया। ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये किसका पार्ट है, तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। आपको याद रखना है कि डीजे वाला आया, गाना बजा दो। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसे भी हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, ये देखने में तो चारों बगल इसे घेर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा असेंडिंग कोलोन कहलाता है, ये कोलोन वाला भाग है। ओके, ये आपका पूरा कोलोन वाला भाग है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला है। तो इसमें जो आपका इस साइड दिख रहा है जहां से शुरुआत होती है असेंडिंग, ये वाला आपका असेंडिंग कोलोन कहलाता है, असेंडिंग कोलोन। ओके, उसके बाद जो इस तरीके से सीधा है अर्थ की तरह, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन के नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। ओके, इसे हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। और नीचे की ओर जा रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ असेंडिंग हो रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, तो ये असेंडिंग कोलोन, ये आपका ट्रांसवर्स कोलोन और ये आपका डिसेंडिंग कोलोन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पे मुड़ा हुआ पार्ट है ये वाला, यहाँ पे आके इस तरीके से मुड़ा हुआ पार्ट है, इसे हम लोग सिग्मोइड कोलोन के नाम से जानते हैं। ओके, सिग्मोइड कोलोन। और उसके जस्ट नीचे जो है आपका ये रेक्टम है, और उसके जो आपके सबसे नीचे जो गुदा मार्ग है उसे हम लोग एनस बोलते हैं। ओके, उसी प्रकार जो हमारा असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन का सबसे जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जब बोलते हैं। इसका यूज अब नहीं है हमारी बॉडी में, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स रोग भी हो जाता है इसके बढ़ जाने से। ये अवशेषी अंग बचे हुए हैं हमारी बॉडी में जिसका यूज नहीं है अब। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है।
डीजीआई याद हो गया, कहाँ पे पाए जाते हैं डीजीआई बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट है बताइए? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। ओके, बहुत अच्छा। ये आप देख सकते हैं, ये ओरल कैविटी, इसे जब पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, जो सैलिवरी ग्लैंड है आपके, इसमें सैलिवरी ग्लैंड में आपके 3 जो है यहाँ पे ग्लैंड पाए जाते हैं सैलिवरी के अंतर्गत, जिसमें आपके पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है 3 प्रकार की, और ये जोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, जोड़ा में पाया जाता है, दोनों साइड आपके देखने को ये मिलता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कौन है सबसे बड़ी लार ग्रंथि? पैरोटाइड। ओके, तो पैराटाइड, ओके, पैरोटाइड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है, इससे हमारा लार का स्राव होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, जो आपके लार ग्रंथि है उससे आपके सबसे जो बड़ा वाला पैरोटिड ग्रंथि है उसे हम लोग पैरोटिड बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आपका है सबलिंगुअल और तीसरा सब मैंडिबुलर। ओके, ये आपको नाम ध्यान रखना है लार ग्रंथि के। ये आप देख सकते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा जिसको बोलते हैं, इसे हम लोग बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत आपके क्या क्या चीजें आएंगी, तो देखिए नेजल कैविटी, जो नाक वाला एरिया है, ये नाक वाला जो खाली स्थान है इसे नेजल कैविटी बोल दिया गया। कैविटी का मतलब ही खाली स्थान होता है। ओके, उसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं जो पीछे वाला एरिया है, नाक के जो नीचे से जाने वाला जो एरिया है, उसको हम लोग उबुला बोलते हैं, यूबला। ओके, उसके साथ ही आपके लिप्स वाला एरिया आते हैं, आपके ओरल कैविटी के अंतर्गत जॉ वाला एरिया आता है, आपके फेरिंग्स आते हैं, आपके टंग आते हैं, जीभ आते हैं। ओके, लैरिंग्स और इसोफेगस, तो ये जो है आपका ओरल कैविटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये आप लोगों का क्लियर है? एक बार मैं पिक्चर हाथ से बना के और बताऊं फिर से, ये फिर क्लियर है बताइए? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, हम लोग एक बार इसका पिक्चर बना लेते हैं। ये आपका माउथ से होते हुए आगे की ओर इसोफेगस, तो ज्यादा ही लंबा हो गया है। इस तरीके से आपको पिक्चर बनाना है। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, अभी जो मैं बना रही हूँ वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके डिसेंडिंग कोलन वाला एरिया है, ये आपके सिग्मोइड कोलन कहलाते हैं, और यहाँ पे आपके ये आपके अपेंडिक्स वाले एरिया है। ओके, और इसके अंदर जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इस प्रकार से बना रहता है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, ये आपका माउथ वाला एरिया हो गया। ओके, उसके साथ ही आपके फेरिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये आपका इसोफेगस कहलाएगा। ये आपके स्टमक वाले पार्ट हैं, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन,
लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाला आपका जो बीच वाला एरिया है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपके सीकम आपको देखने को मिलता है, एनस, और साथ में कोलोन आपको देखने को मिलते हैं, रेक्टम आपको देखने को मिलता है। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के नाम को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखे थे सबसे पहला जो हमारा ये ट्रांसवर्स कोलोन कहलाता है, ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी असेंडिंग कोलोन होगा वो आपका, ठीक है, ये आपके असेंडिंग कोलोन होंगे, असेंडिंग कोलोन। ये आपके ट्रांसवर्स कोलोन है। ओके, ट्रांसवर्स कोलोन। ये आपके डिसेंडिंग हो जाएंगे, डिसेंडिंग कोलोन। ये मुड़ा हुआ जो है वो आपका सिग्मोइड कोलोन कहलाएगा, सिग्मोइड कोलोन। ये नीचे वाला भाग आपका एनस कहलाएगा। ओके, क्लियर है? इस तरीके से आपको पिक्चर के थ्रू ध्यान रखना है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट हम लोग देखे उसको हम लोग किस नाम से याद रखेंगे? तो डेडेनम, जेजेनम और इलियम, डी जे आई, डीजेआई। ओके, डीजेआई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। इसको और भी हम लोग डीपली देखेंगे, फिलहाल आपको ऊपर ऊपर नाम इस तरीके से याद रखना है। क्लियर है? बताइए सभी को। यस मैम। ओके, हेलो मैम, एक बार वो अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बताइएगा ना फिर से। लार्ज इंटेस्टाइन के, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका ये वाला एरिया है ना, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इस वजह से इसे हम लोग असेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ना मतलब क्या होगा? असेंडिंग करना, असेंडिंग कोलॉन। उस प्रकार हमारा जो सुता हुआ एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन। उसी प्रकार जो हमारा एरिया नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग यानी कि नीचे की ओर, तो उसे हम लोग डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। और जो मुड़ा वाला जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, यहाँ पे मुड़ा हुआ है, इसे हम लोग सिग्मोइड कोलन के नाम से जानते हैं। ओके, सिग्मोइड कोलन। और यही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे नीचे वाला जो एरिया है उसे हम लोग एनस बोलते हैं। ओके, क्लियर होगा सभी को? अब हम लोग देखेंगे, आप लोग सबसे पहले ओरल कैविटी के बारे में देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टिथ, यहाँ पे जैसे हमारे टंग और टिथ आ रहे हैं, टंग के बारे में तो हम लोग देख लेंगे, हमारे सेंस ऑर्गन्स आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन टिथ के बारे में फिर दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है, तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है टिथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ विकसित रखना है बस टिथ के बारे में। टिथ जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ह्यूमन में जो पाया जाता है टिथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हेट्रोडोंट बोलते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार की दांतें जो है हमारे ह्यूमन में देखने को मिलता है, इसी वजह से ह्यूमन की जो दांत होती है उसे हम लोग हेट्रोडोंट डोंट बोलते हैं। ओके, हम लोग अभी हम दांत का पिक्चर बना रहे हैं, थोड़ा और इसको नीचे कर देते हैं। एक बार इसे समझना जरूरी है, कभी एग्जाम में खुदा ना खास्ता क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। आप लोग भी पिक्चर बना लीजिए साथ साथ। ह्यूमन में 4 प्रकार के दांत जो है पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत में हम लोग सबसे पहले जो दांत को देखेंगे, जो आपके आगे वाले ये दांत वाला जो एरिया है, जो 4 दांत आप देख रहे हैं, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंसीजर के नाम से जानते हैं। ओके, इसे हम लोग इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर। उसके साथ ये नोकीला जो आपको दांत दोनों साइड नजर आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कैनाइन,
कैनाइन। ओके, जो नोकीला वाला दांत है उसे हम लोग कैनाइन के नाम से जानते हैं। नोकीला वाला दांत के जस्ट बगल वाले जो दांत है इसे हम लोग प्री मॉलर बोलते हैं, प्री मॉलर। ठीक है, ये आपके दोनों साइड देखने को मिलेगा, प्री मॉलर। और जो आपके सबसे लास्ट वाले जो दांत का हिस्सा है इसे हम लोग मोलर के नाम से जानते हैं। ओके, तो 4 प्रकार के दांत जो है ह्यूमन में देखने को मिलता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर आपको याद रखना है। ठीक है, आईसीपीएम क्या ध्यान रखेंगे आपको, आईसीपीएम। ओके, पीएम से आपके दोनों चीजें आएंगे, प्री मॉलर भी हो जाएंगे और साथ में मॉलर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आईसीपीएम से आपको दांत ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं सबसे पहला जो आपका इंसीजर है, इंसीजर ये क्या करता है, इंसीजर जो आपके दांत है ये जो है भोजन को काटने का कार्य करता है और इसे हम लोग नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। ये आपका नोज टीथ कहलाता है, नोज टीथ, क्योंकि आप अगर नोज, अपने नोज का जो फैला हुआ जो भाग है वहां से लेके नीचे तक जाएंगे, आप अपने दांत को देखेंगे तो वो इंसीजर वाला एरिया है। ओके, जो आपके कैनाइन वाला एरिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई टीथ बोलते हैं। ये आपके आंख वाला, यानी कि आंख से जब आप नीचे की ओर अपने हाथ से घिस के लाइए तो वो जो दांत आपको नजर आएगा वो आपके कैनाइन वाले दांत नजर आएंगे, तो इसे हम लोग आई टीथ बोलते हैं। ओके, इसे हम लोग आई टीथ के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो हमारा प्री मॉलर वाला जो एरिया है इसे हम लोग चिक टीथ के नाम से जानते हैं, चिक। ओके, चिक टीथ के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसका कार्य देख लेते हैं, इंसीजर का कार्य क्या है, तो ये भोजन को काटने का कार्य करता है। ये भोजन को क्या करेगा, तो काटेगा इंसीजर। ओके, कैनाइन क्या करता है, तो ये भोजन को क्या करता है, फाड़ने का कार्य करता है। कैनाइन नोकीला देखने में ही लग रहा है ना, तो क्या करेगा, फाड़ेगा ये, तो ये फाड़ने का कार्य करता है। ओके, प्री मॉलर और मॉलर ये दोनों का कार्य क्या है, ये दोनों जो है पूरा चबाने का कार्य करता है, पूरी तरीके से पीस देता है। ठीक है, तो पीसने और चबाने का कार्य, एक तरीके से इसको पीसने पीसने बोल सकते हैं। जब आप खाते हैं तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे दिमाग में रखिएगा तो आपको वो सारी बातें याद आ जाएंगी कि जब हम लोग काटते हैं तो इंसीजर से सबसे पहले आगे वाले दांत से ही काटते हैं। उसके बाद फाड़ने का कार्य अगर करना हो, जैसे कितारी वगैरह खाना हो, तो फिर साइड से दांत से चीरने का, हम लोग वहां पे चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि ये कैनाइन जानवरों में सबसे ज्यादा मतलब लंबा होता है, जो कि चीरने फाड़ने का कार्य करता है। शेर, बाघ ये सारे हो गए। हाथी में भी देखने को आता है, जो कि शाकाहारी में है, लेकिन हाथी उस तरीके से उसको शाकाहारी है, वो तो खाने नहीं खाते, लेकिन बाघ वगैरह में ये ज्यादा नोकीला देखने को मिलता है। और ये पीसने का और जो है आपको चबाने का ये कार्य करेगा आपके प्री मॉलर और मॉलर। ठीक है, चबाने का कार्य करेगा। आप लास्ट में जब खाना खाते हैं तो देखिएगा अंदर वाले दांत में आप जाके पीसते हैं उसे, अपने खाने को अंदर जाके चबाते हैं, अंदर जाके पीसते हैं। ओके, ये क्लियर है सभी को, कार्य क्या क्या है दांत के, 4 प्रकार के दांत। आईसीपीएम, आईसीपीएम में इंसीजर का कार्य काटना है, कैनाइन का कार्य फाड़ना है, और पीएम यानी कि आपका जो प्री मॉलर है और मॉलर है इसका कार्य क्या है, पीसने का। ठीक है, पीसने का, चबाने का कार्य है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे जो तित है, ये तित हमारे पूरे जीवन काल में कितने देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि 12-13 साल की उम्र में हमारे दांत जो है वो क्या होते हैं, फिर से नए होते हैं, जिसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं, है ना, दूध का दांत। तो जो दूध का दांत होता है उसकी संख्या टोटल 20 होती है। ये 20 बचपन से होती है और फिर बाद में क्या होती है, 12 या 13 साल की उम्र में ये टूटने लगता है और उसके बाद फिर से ये हो जाता है, ये रिपीट करता है। तो ये 20 दांत जो होता है वो फिर से टूट के फिर दोबारा होता है। ओके, तो ये 20 दांत हो गए। अगर हमारे पूरे जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या बोला जाए तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग नॉर्मल अगर दांतों की संख्या बोला जाता है तो बोलते हैं 32 है ना, हमारे पूरे दांत कितने होने चाहिए, 32 होने चाहिए। लेकिन ये 32 जीवन काल का बात किया जा रहा है, यानी कि ये 20 दांत पहले था और बाद में भी 20 दांत हुए, तो इसको यहाँ पे हम लोग 20 को ऐड कर देते हैं तो आपका यहाँ पे 52 हो जाएगा। पूरे जीवन काल में पूछा जाएगा तो 52, दूध के दांत पूछे जाएंगे तो 20, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है ये सभी को, टोटल दांतों की संख्या 32।
अब हम लोग यहाँ पे दांत को जो है ना, हमारा ऊपर वाला जॉ, नीचे वाला जॉ, ये सारे ऊपर में भी है, नीचे में भी है, ठीक है। और इसकी संख्या क्या क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि संख्या भी यहाँ पे देखना जरूरी है, तब तो हम लोग देखेंगे ना कैसे ये 32 या फिर 52 हो रहा है। ओके, तो जो आपके इंसीजर वाला जो एरिया है, इंसीजर, इसकी संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो 4 आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर होंगे, है ना। तो 4 यानी कि 4 इंटू 2 इसे करेंगे, ये आपका क्या होगा, 4 इंटू 2। एक सेकेंड, कलर इसका चेंज कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, यानी ऊपर नीचे दोनों देखेंगे तो 4 गुना 2। ओके, टोटल आपके 8 हो जाएंगे ऊपर नीचे दोनों मिला के। उसके साथ हम लोग देखेंगे जो आपका कैनाइन वाला एरिया है, तो ये हम लोग कितना देखेंगे, एक आपके इस साइड है और एक इस साइड है, ऊपर में भी ऐसे ही होगा, तो यानी यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है। ओके, ये टोटल 4 होंगे। टोटल कितने होंगे, 2 दूना ये आपके 4 होंगे। उसके साथ ही हम लोग प्री मोलर को देखेंगे, तो 2 इधर है, 2 इधर है, यहाँ पे आपको 4 नजर आ रहे हैं, तो 4 गुना 2, ऊपर भी 4 होंगे, तो 4 गुना 2 यहाँ पे आपके 8 हो जाएंगे। ओके, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे मोलर, मोलर की संख्या इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ओके, और ऊपर भी हम लोग देखेंगे 6, यहाँ भी आपके 6 होगा ना टोटल नीचे में, तो 6 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आपके 12 हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग इसे एक आपका दांत का फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दांत का फॉर्मूला अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, दोनों दांतों को जो है बीचों बीच डिवाइड कर देना है, एक इस साइड वाला एरिया, एक इस साइड वाला एरिया, इससे आपका दांत का फॉर्मूला आसानी से निकल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन फॉर्मूला। ओके, डेंटाइन फॉर्मूला। तो डेंटाइन फॉर्मूला, डेंटाइन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि इंसीजर कितने हैं, आपके कैनाइन कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं, वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड करके इसको हम लोग लिखते हैं। तो अभी हम लोग वही एक बार देखेंगे कि चाइल्ड में जो है इसका फॉर्मूला क्या है और बड़े होने के बाद इसका फॉर्मूला क्या है, ये दोनों अभी हम लोग देखेंगे। एडल्ट में, एडल्ट में अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में जो है आपके सबसे पहले देखिएगा बच्चा का कौन सा दांत आगे निकलता है, ये वाला आपको इंसीजर देखने को मिलता है बच्चों में। ओके, बच्चों में आपको ये दांत देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आपका जो कैनाइन वाला एरिया है ये भी आपको देखने को मिलता है। और आपके जो प्री मॉलर है, बच्चों में ये दोनों दांत नहीं होते, बहुत छोटे जो बच्चे रहते हैं उसके देखिएगा ये दोनों दांत आपको नजर नहीं आएंगे। ओके, तो ये दोनों दांत बचपन में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बड़े होने के बाद ये सारे हो जाते हैं। ठीक है, आपके ये चारों दांत, ये आपके कैनाइन भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको प्री मॉलर जो है बच्चों में नहीं देखने को मिलता है। और मॉलर में से आपका जो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, जो हम लोग बोलते हैं बुद्धिमत्ता वाला दांत, विजडम टीथ जिसे हम लोग बोलते हैं, ये तो हम लोग का 30 साल में निकलता है ना, सबसे लास्ट उम्र में ये हमारा सबसे लास्ट में निकलने वाला ये दांत है। तो बच्चों में केवल मॉलर में भी यही दोनों पाए जाते हैं, मॉलर में भी आपको यही दोनों दिखेंगे। ठीक है, ये अंतिम वाला नहीं दिखेगा, एक तो आपका प्री मॉलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, और दूसरा आपका मॉलर का जो अंतिम वाला है वो दांत नहीं पाया जाता है। पहले आपको ये ध्यान रखना है, तब आप डेंटाइन फॉर्मूला जो है वो आप निकाल सकते हैं। अभी हम लोग एडल्ट में देखेंगे, तो एडल्ट का हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले पार्ट से इस तरीके से ध्यान रखेंगे। एडल्ट में जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप देखिए 1 और 2, ठीक है, एक ही साइड का आपको लिखना पड़ता है। इंसीजर के कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद आपके कैनाइन, कैनाइन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, एक ही साइड का देखना है तो 1 हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्री मॉलर देखना है, प्री मॉलर आपके कितने हो जाएंगे, 2, और आपके यहाँ पे मॉलर कितने हो जाएंगे, तो 3। ठीक है, एक साइड ये है, दूसरा साइड भी आपका यही होगा, यानी कि 2 1 2 3। ओके, ये समझ में आया, पहले ये बताइए, किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बताऊंगी। वर्षा सिंह जी, प्रतिमा साहू जी, ज्योत्सना जी, आभा रानी जी, रुपेंद्र साहू जी, रुपेंद्र, ओके। मैम यहाँ पे हाँ, ये 1 वाला एक बार और बता दीजिए ना। ओके, बता देती हूँ। ये आपका कैनाइन वाला है ना, कैनाइन दांत, एक साइड में एक है, दूसरे साइड में एक है।
यहाँ एक ही साइड वाले, ऊपर में ना एक ही साइड वाले लिख रहे हैं, यानी कि सिर्फ इस साइड वाले हम लोग लिख रहे हैं दांत के बारे में बता रहे हैं। ये जो है ना, ये पूरा इस साइड वाले हम लोग दांत को लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, जिसमें आपका दो आपका कैनाइन हो जाए, दो आपका इंसीजर हो गया, एक कैनाइन हो गया, दो आपके जो है प्री मोलर हो गया, तीन जो है आपके मोलर हो गए। ओके, अब हम लोग बच्चों वाले देखेंगे। चाइल्ड में क्या होता है डेंटाइन फॉर्मूला? तो चाइल्ड में आपको पता है कि सबसे पहले आपके इंसीजर बच्चों में देखने को मिलता है, तो इंसीजर तो होगा ही, तो इसके भी अगर एक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2, इंसीजर की संख्या यहाँ पे 2। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैनाइन की संख्या। कैनाइन भी बच्चों में देखने को मिलता है, तो इसकी संख्या 1 है। उसके बाद प्री मोलर की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो प्री मोलर बच्चों में नहीं होता, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। मोलर की संख्या अगर देखेंगे तो बच्चों में मोलर की संख्या जो है यहाँ पे आप जैसे कि बड़ों में देख रहे हैं कि 3 है, लेकिन बच्चों में केवल यही दोनों देखने को मिलता है, पीछे वाले नहीं देखने को मिलता है, विजडम टीथ हमें नहीं देखने को मिलता है, तो इसकी संख्या 2 हो जाएंगी। ओके, दोनों साइड है तो आपको इसी तरीके से उसी को लिख देना है। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ओके, क्लियर है? बताइए। ओके, मैम हाँ बताइए। हेलो मैम, ये बोल रहे थे कि आप जो ये डेंटाइन फॉर्मूला बता रही हैं, तो इसमें तो सिर्फ वो पार्ट के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब फॉर्मूला में ऐसे ही करना है, क्योंकि ये दो जो हाँ ऐसे ही करना। 4 है ना इंसीजर, क्या आवाज इंसीजर अच्छे से दांत। नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ बोलिए अब। बोल रहे मैम इंसीजर टिथ जो है वो तो 4 है ना, लेकिन हम लोग डेंटाइन फॉर्मूला में उसको सिर्फ 2 ही बताएंगे। ये डेंटाइन फॉर्मूला ये बताने का एक तरीका है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एडल्ट में फिर बच्चों में जानने के लिए, जैसे कि लोग मैथ वगैरह में फॉर्मूला देखते हैं ना बनाने का, ऐसा कुछ इसका यूज होगा। हम लोगों को ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, बस किस तरीके से निकालना है आपको ये ध्यान रखना है इसमें, कि जो 4 हमारे जो सीक्वेंस में जो है, जैसे इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, तो उसे किस प्रकार यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपकी माइक बहुत आवाज कर रही है, म्यूट कर लीजिएगा। ओके, दूसरी चीज आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ये आपको कभी पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में, तो ध्यान रखिएगा। ओडोंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं। ओके, डेंटिस्ट के पास हम लोग जाते हैं ना इलाज कराने के लिए, तो उससे ओडोंटो आप लोग याद रख सकते हैं। और ह्यूमन में जो दांत पाई जाती है वो क्या होता है, तो अलग अलग प्रकार की होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट अलग अलग प्रकार है की शेप और फंक्शन की दांतें हैं, जिसमें हमारा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर आपके आते हैं। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि आपका दांत जो है, दांत का अगर लेयर हम लोग देखेंगे कि आपका जो ये दांत है, ये जो आपका दांत है, इसका जो बाहर वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं इनामिल, इनामल बोलते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। ओके, डेंटाइन। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद अभी जो जो चीज को हम लोग पढ़े हैं वो सारे ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जितने भी चीज हम लोग देखे वो सारा क्लियर है आप लोगों को, बताइए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा 10 मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन कर लेने के बाद थोड़ा और भी क्लियरिटी हो जाती है, नहीं तो फिर बच्चा का बच्चा ही रह जाता है बाद में। चलिए, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं। कुल दांत पूछा गया है, ठीक है, जीवन काल में नहीं पूछा गया, सिर्फ कुल दांत पूछा गया। सी ऑप्शन। सी। ओके, तो 32 होंगे। विद्या जी, जब मैं बता रही थी उस समय बोली थी कि जीवन काल में टोटल दांत की संख्या अगर पूछा जाएगा तो आपको 52 बोलना है, लेकिन टोटल दांत की संख्या बोला जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 32। ओके, यस मैम, यस।
नेक्स्ट है कि मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3 बी। ऑप्शन 2 1 2 ऑप्शन 3 हाँ बी। बी 2 1 2 यस 2 3। ओके, नंदिता जी भी बी दे रही हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है कि मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी हेरोडोन, ऑप्शन बी ए मैम, बी हेट्रोडॉन। ऑप्शन बी। बी ना, अभी जस्ट में बताई हेट्रोडोंट होते हैं, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। हेट्रोडोंट, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। मनुष्य के जीवन में कितनी बार दांतें बदलती है? 2 एक बार। बार, एक बार। बी। एक बार। एक बार। एक बार। ओके, वंस। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी है? 20 20। ऑप्शन ए 20। ओके, ए, बहुत अच्छा। ज्योति पटेल जी भी 20 दे रही हैं, नंदिता जी भी 20 दे रही हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है आपको कि इंसाइजर जो दांत का मुख्य कार्य क्या है? कटिंग। हाँ, कटिंग, तीसरा। ऑप्शन काटना। इंसाइजर। इंसीजर सपना ए। साहू जी ए, नंदिता जी ए, काटना, ज्योति पटेल जी ए। ओके, तो ये क्या करेगा? काटने का कार्य करता है, कटिंग करने का कार्य करता है। अमरूद वगैरह खाते हैं हम लोग, सेब खाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आगे से ही ना काटते हैं इंसीजर से, तोड़ना। तो ये यस। काटने का कार्य करता है। ऐसे याद रखिए ना, सीजर में क्या करते हैं हम लोग? काटते ही है ना, तो इंसीजर वैसे याद रखिए, कटिंग। नेक्स्ट आपको बताना है कि कैनाइन दांत का कार्य क्या है? बी। डी सी मैम, हियरिंग। बी। बी, हेमलता जी बी बोल रही हैं, तो कैनाइन क्या करेगा? फाड़ने का कार्य करेगा, ठीक है, तो ये फाड़ेगा। बचपन में हम लोग दांत ही काट देते थे ना, कौन हमको परेशान कर रहा है, दांत ही काट लेना था, तो ये कैनाइन है, ठीक है। बचपन में तो वो इतना ज्यादा दांत ही काटते थे सबको, मम्मी लोग बोलती थी कि 20 लग जाएगा, हम लोग में 20 होता तो क्या होता। प्री मोलर दांत कितने होते हैं बताइए? 4। 8 सी। अक्षर 8 8। ऑप्शन सी, 4। कोई 8 बोल रहे हैं, कोई 4 बोल रहे हैं, ऑप्शन सी 8। 4 ऊपर 4 नीचे 8 होगा सी सी। ऑप्शन। ओके, 4 ऊपर 4 नीचे 8 होगा, बहुत अच्छा, 8 ही होगा प्री मोलर, बिल्कुल सही। मोलर दांत कितने होते हैं? 12। ऑप्शन सी, 12 बोल रहे हैं नंदिता जी, ज्योति पटेल जी, बाकी लोग का भी मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे मॉलर की बात कर रहे हैं, तो मॉलर हम लोग क्या देखेंगे? एक साइड 3, दूसरे साइड भी 3, ऊपर भी 3, और ऊपर में दूसरे साइड भी 3, यानी कि 6 जो है आपके नीचे, 6 ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। ओके, बहुत अच्छा। अब बताइए, विजडम टीथ किस प्रकार के दांत होते हैं? बहुत दर्द होता है जब आता है ना, सब लोग बोलते हैं। डी। मोलर, मोलर ऑप्शन डी, मोलर डी। ऑप्शन डी। तो ये मोलर होते हैं विजडम टीथ। ओके, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है? बी। ऑप्शन ए, इनेमल डेंटाइन, बी। बी। बी, इनेमल आपका दांत का सबसे कठोर दांत भाग, का जो हम लोग कठोर। सबसे पहला बाहरी भाग पढ़े थे, उसे हम लोग इनेमल बोलते हैं, ये सबसे कठोर भाग होता है। बहुत अच्छा। दांत की भीतरी कोमल परतों को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन। सी। ऑप्शन बी, डेंटिन। डेंटिन। सी, डेंटिन। ओके, डेंटिन, बहुत अच्छा। डेंटाइन भी बोल सकते हैं, डेंटिन, तो भीतरी कोमल परत को डेंटिन बोलते हैं। वो 1 सेकेंड, डेंटिन नहीं, बी होगा कोमल मैम, परत बोला गया है ना, परत बोला गया है ना, इसे हम लोग बोलेंगे पल्प, ठीक है। हम लोग दांत का 2 पार्ट देखे थे, एक ऊपर वाला, एक अंदर वाला। तो यहाँ पे एक को हम लोग देखे थे कि सबसे ऊपर वाला जो कठोर भाग है उसे हम लोग इनामेल बोलते हैं, और जो आपका बीच वाला भाग था उसे डेंटाइन बोलते हैं। उसमें भी अगर दांत की परत की बात की जाएगी तो उसे हम लोग पल्प बोलेंगे, ओके, कोमल परत को।
दांत के मनुष्य के दांत कितनी बार बदलते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन। वंस एक इन बार। लाइफ। एक बार। एक बार। एक बार ओके। 2 बार क्यों देगा भाई? एक बार होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि पहले दांत मिल्क टीथ कब निकलते हैं? सी लगभग 6 महीने पर। 6 महीने पर बाद। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। जी। सब लोग 6 महीने बोल रहे हैं, यानी कि जिनके जिनके बच्चे हैं उन्हें अच्छे से पता है इनके बारे में। तुरंत जवाब आ गया एकदम। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 6 महीने पर बच्चों के दांत आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है मनुष्य में कौन से दांत सबसे अंत में निकलते हैं? ये भी तो सब लोग बता देंगे। विजडम टीथ। विजडम टीथ। डी डी विजडम टीथ। ऑप्शन डी। तो विजडम टीथ, तीसरे मोलर हम लोग इसको बोलते हैं, थर्ड मोलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अक्ल विजडम दांत। टीथ, बुद्धिमत्ता दांत भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आपको बताना है कि इंसाइजर दांत कुल कितने होते हैं? 8 4 8 8 8 4 होते हैं, 4। कुल इंसीजर पूछा गया है ना। 8 होते हैं, 4 होगा, 2 ऊपर 2 नीचे। इंसीजर 8 होते हैं। 8। इंसाइजर पूछा गया है ना, कैनाइन थोड़ू पूछ रहे हैं। 8 होगा। 8 होगा ना। इंसीजर दोनों साइड करके 8 होंगे। ऑप्शन सी 8 होंगे। कैनाइन दांतों की कुल संख्या कितनी? 4। 4। अब बोलिए 4 4। ओके, तो ये यहाँ पे 4 होगा। डेंटिन, डेंटिन का क्या कार्य है? ऑप्शन बी दांतों को मजबूती प्रदान। ऑप्शन बी। डेंटिन दांतों को मजबूती प्रदान करना। बहुत अच्छा। तो क्या है? दांतों को मजबूती प्रदान करना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है सीमेंटम। सीमेंटम कहाँ पाया जाता है? अब ये नया क्वेश्चन आ गया आपके लिए, सीमेंटम। बी दांत की सतह। ऑप्शन बी दांत की दांत की सतह सतह पर। पर। दांत की सतह। ओके, दांत के जड़ को बोलते हैं रूट ऑफ टीथ। टूथ, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंटम। जो रूट होता है, जड़ होता है जो हमारे दांत का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंटम। मनुष्य में दांतों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? कौन सा प्राणी था बोलते हैं ना? ऑप्शन सी। होमोडोंट प्राणी या फिर हेट्रोडोंट प्राणी होता है ना, तो होमोडोंट और हेट्रोडोंट, तो हेट्रोडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट। अब लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पाचन के चरण से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाकी लोगों का जवाब नहीं आया है। ऑप्शन बी। इंजेक्शन। इंजेशन। ओके, तो इंजेशन यानी ग्रहण करना है को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा। भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन। डाइजेशन। अवश्य। तो डाइजेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा। छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो उसे हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन से पोषक तत्व शरीर में कहाँ प्रवेश करते हैं? स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सी। स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा। कोई डी बोल रहे थे, कौन डी बोल रहे थे भाई? मालविका जी गायब हो गई। पचे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन बी। एसिमिलेशन, आत्मसात करना। ओके, तो पचे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है अपचनीय भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। डिजेशन। क्या बोलेंगे? इजेशन, उत्सर्जन। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। नंदिता जी, विद्या जी, सबका डी आ रहा है।
पाचन का रासायनिक भाग मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? एंजाइम। 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 बी। ऑप्शन बी। फिजिकली और ऑप्शन बी। केमिकली दोनों तरीके से पाचन होता है हमारे शरीर में। तो यहाँ पे हमारा जो केमिकली रूप से बोला गया है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? एंजाइम्स है, जो केमिकल के थ्रू जो है भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। फिजिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो वो दांत के थ्रू होता है, ठीक है, जिससे हम लोग दांत के द्वारा क्या करते हैं? चबाते हैं उसको। तो ये दोनों याद रखना है, केमिकल एंड फिजिकल दोनों तरीके से आपका जो है पाचन होता है। यहाँ आपके एंजाइम्स आंसर होंगे। पाचन की भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण क्या है? आ गया मैकेनिकल डाइजेशन यानी फिजिकल। ऑप्शन बी ग्लूकोज का ऑप्शन बी। भोजन को ऑप्शन बी। बी ना? डी डी डी। ऑप्शन बी। भोजन को चबाना भोजन को बी। चबाना। डी कैसे होगा? मैकेनिकल डाइजेशन बोला गया है ना, भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल भी इसको बोल सकते हैं, मैकेनिकल बी। डाइजेशन। ऑप्शन बी। तो च्यूइंग ऑफ फूड यानी भोजन चबाना। पोषक तत्वों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मुख्यतः कहाँ होता है? लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। सी। सी। ऑप्शन स्मॉल सी। छोटे याद। इंटेस्टाइन में होगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इजेशन किस अंग में होता है? बी। एनस। बी। एनस। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एनस के थ्रू होता है, ठीक है, एनस के थ्रू होता है। बाकी लोग का भी आ रहा है, बहुत अच्छा। मैसेज में भी बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। एसिमिलेशन का सही उदाहरण क्या है? कौन सा है? अच्छा, बाकी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? ऑप्शन सी सी। ऑप्शन होगा। सी सी मैम ऑप्शन। आएगा सी। स्मॉल विद्या इंटेस्टाइन। जी स्मॉल सी बोल रही इंटेस्टाइन। हैं। क्या बोल रहे हैं प्रतिमा जी और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन सी बोल रहे हैं मैम। सी सी बोल रहे ऑप्शन। हैं। एमिनो एसिड का स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश। क्वेश्चन को फिर से देखिए, एसिमिलेशन का सही उदाहरण कौन सा है? एसिमिलेशन, आत्मसात करना, ऊर्जा का फिर से ए। यूज करना। ऑप्शन ए होगा मैम। ए। ऑप्शन ए। ए ऑप्शन ए ए। होगा। ग्लूकोज ए। ए होगा, पहले से सब डी होगा कर रहे हैं, अब ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो ग्लूकोज का कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग होना, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है भोजन ग्रहण इंजेक्शन मुख्यतः कहाँ से होता है? बी। ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बी। ओके, ऑरल कैविटी में। बहुत अच्छा नंदिता जी, हेमलता जी, प्रतिमा साहू जी। नेक्स्ट बताना है पाचन यानी कि डाइजेशन की शुरुआत किससे होती है? ए। ओरल कैविटी से। ए से। स्टमक से। ये ओरल कैसे कैविटी। होगा आबाजी? हमारे मुख बी। से ही शुरू हो जाती है डाइजेशन डी। की ओरल प्रक्रिया। कैविटी से। ओरल माउथ, कैविटी श्वेता सॉरी। जी माउथ बोल रही हैं, बी हेमलता जी। ओके, ऑरल कैविटी होगा ना, मुंह से ही हमारे पाचन शुरू हो जाता है, ऑरल कैविटी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? ए। माउथ से। नहीं, बी बी। माउथ बी। बी। बी होगा बी। ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी से ही होगा ना। ऑरल कैविटी से ही होता है, अभी सही बोले आवाजी आप। श्वेता जी बी, ऑरल कैविटी। ओके, नेक्स्ट बताना है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये स्टमक स्टमक से। बी। स्टमक। स्टमक। स्टमक से। ओके, स्टमक से, हमाशय से। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, वसा का पाचन यानी फैट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये तो मुख से स्मॉल होगा। इंटेस्टाइन। बताइए। स्मॉल माउथ। इंटेस्टाइन से। सी। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। डी 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 स्टमक में। से। स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा का जो है आपका पाचन शुरू होता है। ओके। एब्जॉर्प्शन का मुख्य स्थान कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बी।
ऑप्शन बी बी स्मॉल होगा। इंटेस्टाइन। बी बी ओके, बाकी लोग भी बी दे रहे हैं आंसर, सबका सही है बी, जो भी दे रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी वाटर बी बी एब्जॉर्प्शन। जल का जल का अवशोषण। ऑब्जेक्शन वाटर ऑब्जेक्शन ओके, ऑब्जर्वेशन। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन किस स्तर पर होता है? ऑप्शन सी सेल्यूलर कोशिका स्तर पर। कोशिका स्तर पर। सेलुलर लेवल पे होता है। बहुत अच्छा, कोशिका स्तर पे सभी लोग सेलुलर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। विद्या जी, श्वेता जी, प्रतिमा जी, बाकी लोग जो बोल रहे हैं सबको बहुत अच्छा। इजेशन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार अंतिम अंग कौन सा है? ऑप्शन सी। एनस। शुद्ध। ये एनस हो जाएगा, ये तो याद ही हो गया आप लोगों को। भोजन का चबाना च्यूइंग ऑफ फूड किस प्रकार का पाचन है? बी रासायनिक पाचन। मैकेनिकल ऑप्शन बी डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन। केमिकल कैसे होगा भोजन का चबाना? केमिकल डाइजेशन सॉरी। चबाना, ओके। यांत्रिक डाइजेशन, ओके। केमिकल में एंजाइम्स आ जाएंगे ना आपके, मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगा। यांत्रिक पाचन भी इसको बोलते हैं, भौतिक पाचन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। श्वेता शर्मा जी, ओके। विद्या जी, एंजाइम्स द्वारा पाचन किस प्रकार होता है, आप बताइए। बी केमिकल। बी केमिकल ऑप्शन बी आएगा। केमिकल। रासायनिक ये आएगा। ओके, अब केमिकल होगा, बहुत अच्छा। छोटी आंत के किस भाग में सबसे अधिक अवशोषण होता है? अब ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया, अभी आप लोग जानते होंगे तो बता देंगे, पढ़े होंगे पहले से तो। इलियम। इलियम मैडम, सी। इलियम। इलियम। डिडेनम, जेजेनम, इलियम, डीजेआई, तो इलियम बोल रहे हैं आप लोग। जेजूनम जेजेनम, होगा, वही तो बोले जेजूनम। जेजूनम में तो कुछ होता ही नहीं, उससे सिर्फ पास होता है। ओके, तो क्या होगा आप लोगों का आंसर? जेजेनम, सी जितने सी। भी बोला है। बी बी, जेजेनम। इसे कल हम लोग देखेंगे। और भी पाचन का अंतिम चरण कौन सा है बताइए? उत्सर्जन, डी। इजेशन उत्सर्जन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इजेशन। डी डी। डी इजेशन। ये पाचन का जो चरण है ना, सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है, तो सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्वेश्चन हम सीक्वेंस वाला भी लाएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तन होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? सी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ओके, बहुत अच्छा। तो ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तित होना एसिमिलेशन का उदाहरण है। एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? विलाई। विलाय ऑप्शन सी। सी ओके, ऑप्शन विलाई हो जाएगा अवशोषण के लिए, जो कि आपके इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, विली। अब क्वेश्चन थोड़ा डीप हो रहा है, इसको रहने देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी समय हो रहा है ना, और फिर दिक्कत आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं था। कहाँ पे थे हम लोग, कौन से क्वेश्चन में? 13 या 14। 16 16 कर ही में। लीजिए, कर ही लीजिए, भारी है तो कोई दिक्कत नहीं, कल तो पढ़ेंगे तो फिर से समझ में आ ही जाएगा। बताइए, डाइजेशन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसका कार्य क्या है? सी प्रोटीन का डाइजेशन। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। किलिंग बैक्टीरिया। कोई सी बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं। ऑप्शन सी होगा प्रोटीन मैम, डाइजेशन और प्रोटीन किलिंग डाइजेशन। बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटीन का यहाँ पे पाचन होगा और बैक्टीरिया यहाँ पे नष्ट होगा, ठीक है। ऐसे मुंह में भी बैक्टीरिया हमारे नष्ट होते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि मुंह में नहीं मरते हैं, वो आके हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मर जाते हैं। नेक्स्ट बताना है, डाइजेशन का मैकेनिकल भाग किस अंग से जुड़ा है? ए बी स्टमक। पेनक्रियाज। ऑप्शन टी दांत और ए। जीभ। ए टीथ एंड ए टंग बी, ए बी चल रहा है भाई। टीथ किससे होगा? सी टीथ होगा एंड ना। टंग से। ऑप्शन ए। कैसे होगा सी? केमिकल और मैकेनिकल में डिफरेंस देखना है, ओके। नेक्स्ट आपको बताना है, वाटर एब्जॉर्प्शन जल अवशोषण का लार्ज। मुख्य स्रोत कौन लार्ज, सा सी सी सी। लार्ज सी। इंटेस्टाइन। है? ऑप्शन बढ़िया। लार्ज सी होगा। इंटेस्टाइन, ये तो याद ही हो गया। पाचन का कौन सा चरण मल उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदारी, ये भी रिपीटेड ही है।
इजेशन। इजेशन। लास्ट क्वेश्चन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन की पूरी प्रक्रिया किस तंत्र में होती है? अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ पाचन सकते हैं हम। तंत्र, डाइजेस्टिव सी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें देखने को मिलता है ये सारा चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गई आपकी कंप्लीट।